एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिज मैजेस्टी किंजू को एक जगह पर लेकर गया था जो कि दूर से नजर आ रही थी और यही बताता है कि यही वो एक प्लेनेट है और यही फॉरबिडन लैंड है। फिर वो थोड़ा और आगे जाते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि क्या किंजू तुम्हारे साथ है। तो इस पर हिज मैजेस्टी बताता है कि हाँ किंजू मेरे साथ है। तो वो जल्दी से एक बंदा बाहर आ गया तो ये बता रहा था कि ग्रेट एप इम्परर सान नेप है। किंजू सान नेप को देखने के साथ यही कहता है कि आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। तो जिस पर सान ने कहता है कि ठीक है अब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब एप के फॉरबिडन लैंड के बाहर उसे कुछ कॉस्मेटिक जैसी चीजें नजर आ रही थीं। उनके बारे में इस मनुष्यों से ये बताने लग जाता है कि ये जो तुम्हें यहाँ पर गोल्डन कॉस्मिक नजर आ रहा है ना, ये इनकी यहाँ पर हिफाजत कर रहा है, ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्लियर बनाई गई थी। यहाँ पर सिर्फ यही जो सुपर कल्टीवेटर है वो आराम से अंदर जा सकते हैं, उनके अलावा बाकी लोग यहाँ से नहीं जा सकते। सुपर एप भी बताने लग गया था कि किसी और को जानना कि ये जो तुम्हें क्लियर हार्ट वेट नजर आ रही है जिसकी मदद से तुम यहाँ से जा रहे हो, उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत पड़ सकती है और जिसके पास ये हार्ट माइंड भी नहीं होगी, फिर जो कोई इसे पार करने की कोशिश करेगा तो वो पीसेस में चेंज हो जाएगा। वहाँ के सारे माहौल को केन आराम से देख भी रहा था और कानों से उनकी बातों को सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही वो उस मीनी की मदद से उस जगह पर पहुंच गए थे जो कि अब उसे साफ नजर आ रही थी। और सामने तो उसे ये बताने लग जाता है कि यही वो इनहेरिटेड फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पर मेरा क्लान रहता है। किंजू ये देखने के साथ यही कहता है कि क्या मेरा भाई हुई भी अंदर ही है। तो इस पर आगे से सामने बताता है कि हाँ वो अंदर लाइफ एंड डेथ कल्टीवेशन कर रहा है। किंजू कहता है कि ये जो मेथड आपने मुझे बताया क्या ये आजमाने की वजह से वो ठीक तो रहेगा, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। तो उसकी बात सुनने के साथ सामने यही कहता है कि वो अगर यहाँ पर मार भी जाता है इसका मतलब है कि वो एप क्लैन का लीडर बनने के काबिल नहीं था। तो तुम उसकी टेंशन मत लो, अगर ना हुआ तो इसका मतलब है वो काबिल नहीं था और क्या। केंजू उसकी बात सुनने के साथ थोड़ा सा आगे जाते हुए ये कहने लग जाता है कि मेजेस्टी अगर आप चाहें तो उसे यहाँ पर बाहर बुला सकते हैं क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करना है। सामने कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम यहाँ का आकर हुई की खबर ले सको, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं उसे बाहर बुलाऊंगा और वो तुमसे बात कर पाएगा। और यहाँ पर जो हेरिटेज की प्लेस है ना जो कि फॉरबिडन लैंड के तौर पर काम करती है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है और हमारे दिल में उसकी काफ़ी खास जगह है। और मैंने भी अंदर दिन भर जाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं जा सका। किंजू अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो अंदर जा सकते तो तुम ही अंदर जाकर क्यों नहीं ट्राई करते। लेकिन अगर तुम इस फॉरबिडन लैंड में अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बात याद रखना होगी कि तुम्हें भी लाइफ एंड डेथ टेस्ट पास करना होगा। अब ये तुम्ही पर डिसाइड करता है कि तुम्हें अंदर जाना है या फिर नहीं जाना। तभी वहां पर अंदर से एक जगह लड़का बाहर आया था और वो कोई और नहीं बल्कि हुई था। उसे देखने के साथ किंजू ये कहता है कि हुई, लेकिन सामने बताता है कि वो अंदर मौजूद है तो बाहर से उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी और ना ही वो बाहर की दुनिया को देख सकता है। किंजू उसकी बात सुनने के साथ कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। सामने फिर अपनी पावर का यूज़ करते हुए कहता है कि अब ये तुम पर ही डिपेंड करेगा कि तुम अंदर जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, और वो उसे अंदर जाने के लिए ही उसे पावर दे देता है ताकि आराम से वो अंदर की तरफ जा सके। और वो ये भी बताता है कि वहाँ पर जब तुम जाओगे तुम्हारे ऊपर जो भी अटैक होगा ना तो वो 10 गुना ज़्यादा होगा, वो भी उनकी एबिलिटी से ज़्यादा, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। और हिज मैजेस्टी भी उसे पीछे से यही कहने लग गया था कि अगर तुम उनके साथ फाइट ना कर सको तो याद रखना तुम टेरेस में जाकर छुप जाना, वो तुम्हें वहां से ट्रांसपोर्ट करके बाहर की तरफ भेज देगा। उसकी ये बात सुनने के साथ सामने को काफी अजीब लगता है और वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे ट्राइब के बारे में काफी बातें मौजूद हैं और तुम इन बातों को दूसरे लोगों को नहीं बता सकते। तो वो सामने को ये कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे एक बात बताना पसंद करोगे कि आखिर तुमने ये रूल्स बनाए फिर किस लिए अगर किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते तो सामने मुझे यही बताता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें रोज को मारने की जरूरत ही नहीं है, तुम वहाँ पर जाकर उनका मुकाबला कर सकते हो, और अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर तो तुम्हें मार ही जाना चाहिए ना। अब जैसे केंजू अंदर की तरफ गया था वहाँ पर उसे कोई मार्शल आर्ट स्किल्स नजर आ रही थी और उनके बारे में उसे ये बताया गया था कि इनके अटैक्स काफी खतरनाक होते हैं और एक से बाद एक का अटैक और भी ज्यादा खतरनाक होता जाता है। और जब तुम इसी तरह स्किल सीखते जाओगे और आखिरी स्किल जो कि 36 स्किल है उस पर पहुंचोगे तो तुम्हारा अटैक इतना खतरनाक होगा, इतना कि सकाई में कोई भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर उसे एक बंदा नजर आ रहा था जो कि एक रोशनी में खड़ा हुआ था, शायद ये उसका कोई होलोग्राम था, जो कि किंजू को ये बता रहा था कि जो कोई मुझे इनहेरिट करेगा उसे ये सारे सटीक के मेथड सीखने होंगे तभी वो जाकर मेरा डिसिपल बन पाएगा। तभी एक एप उस पर अटैक कर देता है जिससे किंजू बाल बाल बच गया था। पर वो एप उसी कहने लग जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है उसे टेस्ट पास करना होता है, अब तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगी और मैं तुम पर इसी स्टिक की पावर की मदद से अटैक करूंगा। और तुम्हें एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे अटैक तुम्हारे अटैक से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे हराना होगा और इस फाइट को जीतना होगा। किंजू उसकी बात सुनने के साथ कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे फाइट करने के लिए नहीं आया एल्डर,
तो उसकी बात सुनने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें इस बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने एक सूट पहना हुआ है, तुम स्ट्रॉन्ग हो गए तभी यहाँ पर आए हो, तो इसलिए मैं तुम पर जो भी फाइट करने के लिए अटैक करूँ तुम्हें उसका मुकाबला करना होगा और मेरे साथ फाइट करना ही होगी। उसने ऊपर मैजिक का यूज करके अटैक किया था, जिससे वो किंजू बाल बाल बचता और ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो मैजिक का यूज करना मना था ना। एप यही बताता है कि जब तुम अंदर आए थे तुम्हें बता नहीं गया, यहाँ पर हम मैजिक का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्टली मारा जा सकता है, मैं तुम्हें डायरेक्टली मार सकता हूँ, तुम मुझे डायरेक्टली मार सकते हो, तो खुद को बचाना भी तो है ना। किंजू उसकी बात सुनने के साथ मन ही मन में यह कहता है कि मुझे सामने अपने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, लगता है कि वो सच में चाहता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। अब उसने पहले उसके अटैक को तो नाकाम कर दिया था, इसलिए वो एप उसे ये कहता है कि तुमने पहले अटैक को नाकाम कर दिया, अब इस अटैक को नाकाम करके दिखाना, और वो दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके अटैक से किंजू बच गया था, वो फिर काफी देर तक एक दूसरे के साथ इसी तरह फाइट करते रहते हैं, एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी अटैक में एक बार तो वो सेब को पीछे की तरफ हटाने में कामयाब हो जाता है, जिस पर एप ये कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी तो काफी अमेजिंग है, तुम मेरे 36 स्टिक्स का मुकाबला कर पा रहे हो। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरी सारे स्टिक के मूव का मुकाबला करना पड़ेगा, अभी मेरी 36 स्टिक के मूव बाकी है। और फिर वो उसी मूव का इस्तेमाल करने के लिए ट्राई करने लग गया था। उसकी इस मूव को देखने के साथ किंजू गौर से वहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, गौर से उसके इस मेथड को देखने लग गया था क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे देखकर वो क्या करे। वो उन स्टिक से बचने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन एक स्टिक उसे लगती है जिसकी वजह से वो पीछे जाकर एक पिलर में लगता है। किंजू देखने के साथ यही कहता है कि इन सबको देखने के साथ एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये गार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और सच में ये फॉरबिडन प्लेस के गार्ड बनने के लायक भी है। और वो उसकी स्टिक पर अपनी पावर का यूज करते हुए अटैक कर देता है। इसे देखकर वो ये भी समझ गया था कि इसे उसके इस मेथड के बारे में अच्छे से पता चल चुका है। वो तेजी से फिर आगे बढ़कर अपनी स्टिक को पकड़ते हुए उसे ये कहता है कि तुम सच में थर्ड इमोर्टल रैम से ऊपर ही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस होने के बावजूद भी तुम मुझे हरा पाओगे। वो अब काफी गुस्से में आ चुका था और इसी गुस्से में आगे बढ़कर जैसे स्टिक की मदद से किंजू पर अटैक करता है, तो किंजू का इस अटैक को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। वो भी पीछे जाकर पिलर में लगा था और उसकी हालत खराब हो गई थी। उधर हमें हुई को दिखाया जाता है जो कि आखिरी मूव सीख रहा था, लेकिन इस बार फिर उसकी हालत काफी पतली हो जाती है। वो काफी गुस्से में था और ये कह रहा था कि पिछले कई सालों से मैं इन मूव्स को सीख रहा हूँ, मैंने 35 मूव सीख लिए हैं, पता नहीं मैं आखिरी क्यों नहीं सीख पा रहा। इस सब की वजह से उसका दिमाग भी चकराया हुआ था, वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था और यही कह रहा था कि आखिर ये मेरे से पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा। फिर उसे दर्द होना शुरू हो जाता, ये कहता कि पहले तो मुझे खुद को हील करना होगा, और वो वहीं पर बैठकर खुद को हील करने लग गया था। तभी वहाँ पर उसे साइड से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, जिसे सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि यहाँ पर कोई भला कैसे आ सकता है, मैंने इतने अरसे से यहाँ पर ऐसी आवाज़ नहीं सुनी, लगता है कि यहाँ पर कोई तो होगा। वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, उसे खड़े होने में काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो देखना चाहता था कि वहाँ पर कौन आया हुआ है। और वो एक गेट के पास जाकर चेक करने लग गया था कि अंदर कौन है। अंदर देखता है कि किम जो कि वहाँ पर एक अच्छी खासी पिटाई कर रहा था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और ये कहता है कि मेरा बड़ा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। वो भी अब इस फाइट में कूद पड़ता है और वो एप पर अटैक करके ये कहने लग गया था कि तुम्हें इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, तुम अपोनेंट के रैम के बड़े रैम के साथ उसके साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। वो काफी गुस्से में था क्योंकि उसके भाई की पिटाई हुई थी और ये देख नहीं सकता था। दोनों में ये फाइट काफी खतरनाक थी और काफी देर तक चलती रहती है। वो दोनों एक दूसरे का भरपूर तरीके से मुकाबला करने लग गए थे और हुई ये देखने के साथ अपने भाई को कहता है कि तुम पीछे हट कर रहना, इसे मैं संभाल लूंगा। वो बाकी स्टिक्स का तो मुकाबला कर लेता है, लेकिन आखिरी स्टिक जैसे उसकी तरफ पड़ रही थी उसकी हालत खराब हुई हुई थी। किंजू ये देख लेता है और वो अपने भाई को धकेल देता है और आखिरी स्टिक जाकर उसे लगती है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब हुई जैसे ही उस एप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वही एप अपना अटैक करके उसे वहीं पर गिरा देता है। और उसकी ये हालत देखने के साथ वो खुद मुस्कुराने लग गया था क्योंकि उसका आखिरी निशाना किंजू था और हुई उसके रास्ते में आ रहा था। अब हुई भी वहाँ पर गिरा पड़ा था तो उसके पास एक अच्छा मौका था। वो अटैक करने के लिए जैसे आगे बढ़ने वाला कि तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं और आते साथ ही वो एप को ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ रैम की पावर का यूज कर रहे हो, जो कि गलत है, तुमने फॉरबिडन लैंड के रूल्स को वायोलेट किया है। जिस पर वो ये बताने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो थर्ड लेवल रैम का था ना, लेकिन इसने शरीर के आखिरी अटैक को आराम से डॉज कर दिया और इसलिए मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैं इस स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता हूँ। इसने यहाँ पर वायोलेशन नहीं है, ये थर्ड रैम का बंदा हो ही नहीं सकता। फिर तभी एल्डर फिर गौर से किंजू की तरफ देखते हैं, जहाँ पर उसके वो रैम को चेक करने के बाद उन्हें मालूम हो गया था कि ये थर्ड रैम पर ही है। और वो उस एप को ये कहते हैं कि इसने कोई वायोलेशन नहीं की। इस पर वो एप काफी हैरान हो गया था और वो एल्डर से माफी मांगने लग जाता है। उसे ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एल्डर उसकी एक नहीं सुनते और उसे वहीं पर मार देते हैं।
अब उनका काम यहाँ पर खत्म हो गया तो एडर उन्हें बाहर जाने का कहते हैं। तो इस पर हुई और किंजू बाहर की तरफ आ गए थे और हुई यही बताने लग जाता है कि भाई मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पर जाकर तुम्हें ढूंढ सकूँ। वो दोनों गले भी मिल रहे थे, कुछ पुरानी बातें करते रहते हैं। फिर वो यही पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो यही बताता है कि मैंने यहाँ पर हजारों बार कोशिश की ताकि अपने रैम को बढ़ा सकूं। जब मैं थर्ड रैम तक पहुंचा और फिर तुम्हें देखा तो फिर लगा कि मैं तुम्हारे से नीचे हूँ, तुम मेरे से स्ट्रांग हो। पिंजू उसकी बात सुनने के साथ कहता है कि क्या हजारों दफा, तुम आखिर यहाँ पर कितने सालों से हो। इस पर वही बताता है कि मुझे यहाँ पर 60 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पर आया था, भटक गया था, लेकिन इम्परा रेप ने यहाँ पर आकर मेरी मदद की, तो इसलिए मैं ये सारी प्रैक्टिस करने लग गया। वो फिर किसी बर्ड क्लैन के बारे में बात करने लग गया था जिसे किसी मेटेओर ने तबाह कर दिया था और उसे उसे इम्परर ने बताया था। इतना सुनने के साथ केंजू यही कहता है कि क्या तुमने मेटेओर का नाम लिया, लगता है कि ये ब्लैकी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे लोग शूटिंग स्टार कहते थे, उसे ही मेटेओर कहते थे। उसकी बात सुनने के साथ ही हुई खुश हो जाता है। ये कहता है कि क्या वो हमारा भाई है, और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आने की कोशिश करने लग जाते हैं। टेरेस का इस्तेमाल करके वो दोनों ही बाहर आ गए थे, जहाँ पर हिज मैजेस्टी और इम्परर रेप सन उनका इंतजार कर रहे थे। सन ने उन्हें देखने के साथ उन पर गुस्सा करने लग जाता है और वो हुई को ये कहता है कि यहाँ पर हर किसी को चांस नहीं मिलता, तुम्हें चांस मिला लेकिन तुम इस चांस को ज़ाया करने पर तुले हुए हो। तो वही इम्परर रेप को ये बताता है कि मैं इसलिए बाहर आया क्योंकि मैं अपने भाई से मिलना चाहता था। मेरा भाई यहाँ पर आया था तो भला मैं कैसे बाहर ना आता। सामने कहता कि ठीक है, मैं तुम्हें सब के लिए ब्लेम नहीं करता, अब तुम बाहर आ ही चुके हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ फाइट करना होगी, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ वही कहता है कि एम्परर मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ यहाँ पर रुका ट्रेनिंग नहीं कर सकता। हमारा तीसरा भाई खतरे में है तो हमें वहाँ पर जाकर अपने भाई को बचाना होगा। सन नेप को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। पार्ट मिशन बनाकर उन पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ ही था कि तभी किंजू हुई के सामने आ जाता है और ये कहता है कि आप रुक जाइए। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप हुई को बहुत चाहते हैं और उसे ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा भाई खतरे में है, उसकी हमारे दिल में काफी इज्जत है, तो हमें बचाना ही होगा। अगर इसकी वजह से उसके भाई को कुछ हुआ और ये उसे न बचा सका तो सारी जिंदगी से पछतावा रहेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? उन दोनों का ही जज्बा देखने के साथ सन ने एक वहीं पर रुक जाता है और उन्हें कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी नज़रों से दूर हो जा। जिस पर वो दोनों से थैंक्स कहते हैं और वो उसे कुछ प्रोटेक्शन के लिए सामान में देता है जो कि उसके आर्मर के तौर पर काम आने वाले थे। और ये कहता है कि ताकि तुम बाहर जाओ और मारे न जाओ और मैं तुम्हें न बचा सकूं, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हारी जितनी मदद कर सकता उतनी मदद की। उनकी ये सारी हरकतें देखकर हुई को काफी खुशी होती है क्योंकि उसका मास्टर उसकी हिफाजत करने के लिए उसे कुछ सामान दे रहा था। अब वो दोनों के बयाने का वक्त आ चुका था, तो तभी वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे और सामने उन्हें ये भी बता रहा था कि जो तुम्हारे पास काफी कीमती चीज है जिसके पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं, तो तुम्हें अपना हिफाजत करना होगी। उनके जाने के बाद हिज मैजेस्टी आगे बढ़कर सामने को ये कहते हैं कि तुम्हारे पास तो काफी पावर है, तुम बहुत आगे जाओगे। और इस पर आगे से कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास पावर है, और जब मैं किंग के ऊपर अटैक करने वाला था तो क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करते। तो उसकी बात सुनने के साथ मजिस्ट्री हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम अच्छे हो, तुमने हुई पर भी काफी मेहनत की हुई है, तो तुम ऐसे जाया नहीं होने दे सकते थे, इसलिए तुम तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकते थे, बस तुम उन्हें डरा रहे थे और कुछ नहीं। सामने एक साइड पर चला गया तो ये कहता है कि अगर मैं उस पर अटैक करता तो तुम मुझे रोकने की कोशिश करते, लगता है कि मैंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, तुम्हारे साथ फाइट करने की अपॉर्चुनिटी। अब वो लोग तो यहाँ पर नहीं है, क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर एक दूसरे के साथ एक गेम खेल लें। हिज मैजेस्टी को उसकी ये बात सुनने के साथ काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ हमें ब्रदर यू को दिखाया जाता है जो कि अब ब्रेक थ्रू करने के बाद बाहर आ चुका था और यही बताता है कि ये सारी केन यू की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू में कामयाब हो पाया। और वो शायर से ये पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि केंजू इस वक्त कहाँ पर होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ शायर से ये बताते हैं कि जिस बात का मैंने अंदाजा लगाया वो यही है कि अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें उसके लिए केंजू की काफी जरूरत पड़ेगी। तो ब्रदर यू ये बात सुनने के साथ कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं डीमन के ग्रुप में 9th लेवल तक पहुंच चुका हूं और यहाँ पर इमोर्टल्स की दुनिया और डीमंस की या फिर डेविल्स की मुझे ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उससे डर लगता है, मैं किंजू को अच्छा मजा चखा सकता हूँ, वो मेरे से लो लेवल पर है। शायर उसकी बात सुनने के साथ कहती है उसके जो भी रैम है ना वो काफी अजीब और टेरिफाइंग है, वो लगता तो कम नहीं है लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसकी स्किल्स काफी काम आती हैं। अगर वो कहीं छुप जाता है और हम पर अटैक करता है तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ब्रदर यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर हम दोनों उसको एक ही ब्लो में मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही चांस होगा, बस अब उस मौके का इंतजार है कि हमें वो कब मौका मिलेगा और हम उसे मार पाएंगे।
शायर उसकी बात सुनने के साथ कहती है कि जहाँ तक मैंने सुना था मुझे लगा कि किमजू ने अपने भाई को ढूंढ लिया है जो कि कार्ड पर था। अब वो दोनों एक बेस क्लैन पर जा रहे हैं जहाँ पर फ्लाइंग बर्ड्स रहते हैं और उसे लैंड ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स कहा जाता है। और वो फिर भी कोई आम लड़का नहीं है, उसके पीछे एम्परर एप सन एप का हाथ है। ब्रदर यू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सन एप को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर हमने हुई थी को मार दिया तो वो बदला लेने के लिए हमारे साथ फाइट करेगा। वो उसकी नेचर ही ऐसी नहीं है। अब हमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए बल्कि अपने काम पर लग जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वो वहाँ से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो